या हो खजुराहो का शिल्प। हम हैं भारत के हृदय प्रदेश। यहाँ क्या कुछ हो रहा है विशेष, देखिए MPCG विशेष, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। मोदी का महिला नमो। जी हां, मोदी ने आज फिक्की की महिला विंग को संबोधित किया। मोदी ने जितनी भी देर महिला उद्योगपतियों को संबोधित किया, महिलाओं का नमो नमः किया। हालांकि उनके भाषण से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि वो राहुल को उनके बयान का जवाब देंगे। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उनके पूरे संबोधन में महिलाओं के प्रति उनकी चिंता जाहिर हुई। उन्होंने बेटियों के गिरते अनुपात से लेकर महिलाओं की भागीदारी पर अपने विचार रखे, साथ ही महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया। तो बात करेंगे मोदी के संबोधन की, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। महिला केंद्रित रहा मोदी का भाषण। मां को बताया सबसे ऊपर, कहा जहां मां वहां श्रद्धा। बेटियों के गिरते अनुपात पर भी जताई चिंता। गुजरात विकास के सवाल पर मोदी ने किया कांग्रेस पर वार। कहा अब तक भरे गए कांग्रेस के दिए गड्ढे, लेकिन अब शुरू होगा भव्य गुजरात का विकास। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर विकिलीक्स का नया खुलासा। राजीव गांधी को बताया स्वीडिश कंपनी साविस्कोनिया का एजेंट। सोहराबुद्दीन शेख और तुलसी प्रजापति फर्जी मुठभेड़ मामले में बीजेपी महासचिव अमित शाह को सुप्रीम कोर्ट से राहत। एक साथ चलेंगे दोनों मामले। और जज की छुट्टी होने के कारण 29 अप्रैल तक टली हिट एंड रन केस की सुनवाई। सलमान पर है गैर इरादतन हत्या का आरोप। तो मोदी ने महिलाओं की तारीफ करते हुए ये कहा कि अमूल को महिलाओं के ने ही सबसे बड़ा ब्रांड बनाया है। And our senior past president Abha Dalmia ji to kind of wisdom to take decisions on what is right and what is wrong, and to do our work with inspiration by Kavita Vardharaj by presenting a silk shawl to Narendra Modi ji. और अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी की जुबान पर सिर्फ महिलाएं ही महिलाएं छाई रहीं। मोदी ने महिलाओं के गिरते स्तर, जिस तरीके से महिलाओं को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की, क्योंकि बेटियों का लगातार अनुपात गिर रहा है और इसी को लेकर उन्होंने चिंता जताई। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है और इस पर भी विचार करने की जरूरत है। एंटरप्रेन्योर की पहली शर्त है एम्पावरमेंट। हमने एम्पावर करना होगा। भूकंप के बाद मुझे गुजरात जाना हुआ था मुख्यमंत्री के रूप में। हमने एक छोटा सा निर्णय किया। हमने निर्णय किया कि सरकार की तरफ से जो भी मकान हम बना करके भूकंप पीड़ितों को दे रहे हैं, वो सारे मकान उस परिवार की प्रमुख महिला के नाम दिए जाएंगे। और बाद में हमने सरकार में नियम बना दिया। बाद में हमने सरकार में नियम दिया, सरकार की योजनाओं के जो भी इस प्रकार से स्थायी संपत्ति देते हैं,
उसकी पहला नाम उसकी मालिक का महिला के नाम पर रहेगा, बाद में पुरुषों का नंबर लगेगा। उधर मोदी ने गुजरात सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि गुजरात के 300 गांव में महिलाएं राज करती हैं। हिंदुस्तान के किसी भी ट्राइबल इलाके में चले जाइए और वहां आप देखना, ट्राइबल इलाके में वहां की सारी इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स है तो वो हमारी वहां की ट्राइबल माताएं बहनें हैं, और पुरुषों से डबल मेहनत करती हैं, वो घर चलाती हैं। आज भी हिंदुस्तान का जितना भी डेयरी उद्योग है, पशुपालन है, मैं नहीं मानता हूं उसमें पुरुष का कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मिनिमम कंट्रीब्यूशन है। आज जिस अमूल की इतनी बड़ी चर्चा हो रही है, ये अमूल कौन चलाता है जी? गांव गांव बैठी हुई माताएं बहनें जो पशुपालन के लिए अपना जीवन लगाए बैठी हैं, और उनके पुरुषार्थ का परिणाम है कि दुनिया के अंदर अमूल एक ब्रांड बन जाती है। इस दौरान मोदी ने इशारों ही इशारों में सही कांग्रेस पर भी वार किया। कांग्रेस पर वार करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अभी जो कुछ भी हुआ है ना, वो तो मैंने हमारे कांग्रेस के मित्रों ने जो गड्ढे किए हैं, वो गड्ढे भरने का काम किया है। अभी हम लेवल प्ले फील्ड पे लाए हैं। इतनी मेहनत के बाद आप कल्पना करिए कि कितने भयंकर गड्ढे करके गए होंगे। अब लेवल प्ले फील्ड लाए हैं और अब भव्य दिव्य गुजरात निर्माण करने का काम शुरू हो रहा है। तो फिक्की में आयोजित कार्यक्रम को लेकर जो संबोधन दिया नरेंद्र मोदी ने, अब आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं कि अपने संबोधन में कौन कौन सी बड़ी बातें मोदी ने रखी। हमारी परंपरा में मां सबसे ऊपर, ये कहना है नरेंद्र मोदी का, और इसी के साथ उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की। जहां श्रद्धा है वही मां है, मां नारी का स्थान सर्वोपरि। गुलामी के दौर में कई बुराइयां आई, ये कहना है नरेंद्र मोदी का। आज कोख में ही बेटी को मार दिया जाता है। बेटियों के गिरते अनुपात को लेकर चिंता जाहिर की नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे राज्य में भी ये समस्या मौजूद है। कई मुद्दों पर 18वीं सदी से पीछे गए। महिलाओं के लिए समाज को अपना नजरिया बदलना होगा। मां बाप का सहारा बन रही हैं बेटियां, वो बेटियां जिन्हें कोख में ही मार दिया जाता है। आधुनिकता के साथ विकृतियां भी बढ़ी हैं, इस बात को स्वीकारा नरेंद्र मोदी ने। बेटियां कई जगहों पर बेटों से आगे, ये कहना है मोदी का। तो बिल्कुल मोदी के भाषण की हम बात कर रहे हैं। अपने संबोधन में उन्होंने किन किन मुद्दों पर तमाम लोगों का ध्यान आकर्षित किया, और अपने संबोधन में उन्होंने किस तरीके से महिलाओं को लेकर जहां एक तरफ गर्व महसूस कराने की कोशिश की कि आज महिलाएं जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, पुरुषों से कंधे से कंधे मिलाकर हर वो काम कर रही हैं जो पुरुष किया करते थे, तो उनकी तारीफ भी यहां पर मोदी करते नजर आए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने चिंता भी जाहिर की, क्योंकि आज भी हमारे देश में ये विकृति बनी हुई है कि कोख में ही बेटियों को मार दिया जाता है, जिसे दूर करने की जरूरत है। और चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं चैनल न्यूज के दो रिपोर्टर। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कांग्रेसी कार्यालय के बाहर से चैनल न्यूज साथ आशिफ इकबाल, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे ली मेरिडियन से अरुण ढांडा। सबसे पहले जाना चाहेंगे अरुण ढांडा के पास। अरुण, जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर ये जो बेबाक राय यहां पर नरेंद्र मोदी ने रखी है, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि उन्होंने एक सिक्के के दोनों पहलुओं को दिखाने की कोशिश की है। एक पहलू वो कि महिलाएं कितनी मजबूत हैं और किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा पहलू है, जो शर्मनाक पहलू है कि आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, आज भी कोख में महिलाओं जो बच्चियां होती हैं उन्हें मार दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम सारी चीजें बोलकर उन्होंने जताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि आखिर महिलाओं की इस समय दशा क्या है।
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने नेहा, क्योंकि जिस तरह से अगर हम देखें तो एक देश में मोदी मय जो माहौल हो रहा है, वही मोदी ने आज जहां पर भी ऑरा क्रिएट किया अपना, एक पूरा मोदी मय माहौल हो गया था। जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की, क्योंकि महिला फोरम था, सारी लेडीज यहां पर थी, लेडीज एंटरप्रेन्योर थी, और पूरा जो है मोदी का जो भाषण था वो महिलाओं के ऊपर केंद्रित था। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जिस तरह से महिलाओं के साथ उन्होंने 18वीं सेंचुरी का एग्जाम्पल दिया और आज का एग्जाम्पल दिया 21st सेंचुरी में क्या हो रहा है कि महिलाओं को जन्म होने से पहले ही उन्हें मार दिया जाता है। तो तमाम चीजें उन्होंने कही, और कहीं ना कहीं जो उन्होंने एग्जाम्पल सेट किए, जो उन्होंने उदाहरण दिए, वो सिर्फ गुजरात के उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं के साथ अगर हम देखें तो देश भर में जो है वो इतनी ज्यादती हो रही है, लेकिन अगर गुजरात आके आप देखेंगे तो गुजरात में जो है उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, और उन्होंने कुछ ऐसी योजनाएं भी बताई जो आने वाले फ्यूचर में जो है वो खासतौर पर गुजरात में जो है वो महिलाओं के लिए करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा माहौल जो है वो काफी महिलाओं से हमने बातचीत की और मोदी से काफी सेटिस्फाइड लगे। उनका यही कहना था कि मोदी जी ने जो कहा है वो काफी इंप्रेस है, उनकी छवि बहुत बड़ी है, उनका कद बहुत बड़ा है, और जो कुछ उन्होंने कहा है कहीं ना कहीं वो उसको जल्द इंप्लीमेंट करेंगे। क्योंकि देखिए मोदी का जो सर्कल है वो फिलहाल गुजरात में है, गुजरात से बाहर वो नहीं जा सकते। तो उन्होंने सिर्फ यही दावा किया कि जो मेरे अंडर है, जहां मैं कुछ कर सकता हूं वहां मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन पूरे देश की मैं फिलहाल गारंटी नहीं ले सकता हूं। तो तमाम चीजें हैं जो मोदी ने कही है। कहीं ना कहीं कयास ये लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि वो इस फोरम में राहुल गांधी और जिस तरह से कांग्रेस उन्हें घेरने पे लगी हुई है उसके विषय में कुछ बोले, लेकिन सीधे तौर पर उस पर कुछ नहीं कहा। हालांकि हल्की से उन्होंने जो है वो कटाक्ष जरूर किया। बिल्कुल आपने अरुण बिल्कुल आपने सही कहा कि अप्रत्यक्ष रूप से ना सही, लेकिन इनडायरेक्ट वे में अप्रत्यक्ष रूप से इशारों में निशाना साधा नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर। हमारे साथ आशिफ बने हुए हैं, कांग्रेस से कार्यालय के बाहर से मौजूद है। आशिफ, जिस तरीके से कई उदाहरण इस दौरान देते नजर आए यहां पर नरेंद्र मोदी, खासतौर पर अपने दर्शकों को बता दें कि नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर कलावती के जवाब में जो जेसुबेन का उदाहरण दिया, उनके पिज्जा को पिज्जा हट से भी बड़ा बताया। उस उदाहरण से ये साबित करने की कोशिश उन्होंने की कि कहीं ना कहीं जो उदाहरण राहुल गांधी दे रहे हैं उससे और ज्यादा मजबूत उदाहरण उनके पास है। तो हमारे साथ आशिफ लगातार बने हुए हैं। आशिफ, इसी उदाहरण के जरिए समझा जा सकता है कि कलावती के जवाब में जो जेसुबेन का उदाहरण दिया मोदी ने, बातों ही बातों में इशारा कर दिया, बातों बातों में हमला कर दिया उन्होंने कांग्रेस पर। बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए साफ है कि जिस तरीके से इस वक्त नरेंद्र मोदी जहां भी बोलते हैं वहां इस बात का अंदाजा जरूर लगाया जाता है कि वो जरूर कांग्रेस के खिलाफ जरूर बोलेंगे, कांग्रेस को आड़े हाथों जरूर लेंगे, चाहे वो जिस भी फॉर्म पे बोल रहे हों, जिस भी प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हों, जहां भी बोल रहे हों, वहां उनके निशाने पर कांग्रेस जरूर रहेगी। और ठीक वैसे ही आज जिस तरीके से उन्होंने फिक्की के फ्लो में बोला है, वो ऑर्गेनाइजेशन है महिलाओं का, वहां जिस तरीके से उन्होंने बोला, पहले तो महिलाओं की बहुत तारीफ करी, पहले तो दुख जताया, फिर तारीफ की, फिर उसके बाद कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। दो उन्होंने सटायर किया, दो चुटकी ली। पहली चुटकी उनकी थी कि हम जेसुबेन की बात बार बार कर रहे हैं तो कहीं आपके जहन में ये ना उठे कि ये कहीं कलावती जी की तरह तो नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि 5 साल पहले ही जेसुबेन नहीं रही हैं और आपको वहां जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दूसरा सटायर उनका था कि जिस तरीके से कांग्रेस ने गड्ढे किए हैं जो 15 साल में, लगातार के कई सालों में, उसको मैं 15 सालों से पाटने का काम कर रहा हूं। तो मतलब साफ है नेहा कि जिस तरीके से तमाम बातों के साथ साथ नरेंद्र मोदी जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो साफ कर रहे थे कि उनके तमाम मकसदों के साथ साथ एक मकसद ये भी है कि कांग्रेस को जहां भी मौका मिले वहां आड़े हाथों लें। इस तरीके से ही उन्होंने अपनी बातों को सामने रखते हुए साफ साफ तौर पे कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आशिफ जब कह सकते हैं कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने तमाम जो कह सकते हैं लोगों को संबोधित किया था, अपना संबोधन दिया था, जो भाषण दिया था, उसके बाद सबकी नजर टिकी हुई थी नरेंद्र मोदी के भाषण पर कि वो क्या जवाब देते हैं, कैसे जवाब देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पलटवार करने की कोशिश करे, क्योंकि बातों बातों में राहुल गांधी ने भी निशाना साधा नरेंद्र मोदी पर। अब बारी नरेंद्र मोदी की थी और वो क्या कुछ बोलते हैं इस पर सबकी नजर थी। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन गड्ढों का जिक्र करके और कांग्रेस पर हमला करके उन्होंने निशाना तो साध ही दिया कांग्रेस के ऊपर। लेकिन क्या इसके एवज में, क्या इस बयान के बाद किस तरह की कोई प्रतिक्रिया कांग्रेसी खेमे से? बिल्कुल बिल्कुल, इस बयान के बाद प्रतिक्रिया थी। जो कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रभारी हैं जनार्दन द्विवेदी, उन्होंने कहा कि वो हमारे गड्ढों की फिक्र न करें, जो उन्होंने खाई खोदी है और जो खाई बनाई है उसको पाटने पर ध्यान दे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब साफ है कि वो जवाब आरोप प्रत्यारोप का जो दौर शुरू हुआ है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब जवाब
बीजेपी ने दिया, जवाब नरेंद्र मोदी ने दिया। जब राहुल गांधी के तमाम सवालों का, तो उस पर अमूमन ये कयास जरूर लगाए जा रहे थे कि अब कांग्रेस की तरफ से भी जवाब आएगा। और आज मीडिया सेल के प्रभारी जो हैं, जो बहुत कम बोलते हैं चीजों पर, उन्होंने अपनी राय दी। बल्कि प्रवक्ताओं ने नहीं, बल्कि जनार्दन द्विवेदी ने इस पर बोला कि देखिए, जो हमारे गड्ढों की बात कर रहे हैं वो सरासर गलत है। पहले वो जो खाई बनी हुई है उसको वो पाट ले तो ज्यादा बेहतर होगा। और दूसरी तरफ वो साफ साफ तौर पे नरेंद्र मोदी पर निशाना भी साधते नजर आए कि जिनकी अभी तक यही साबित नहीं हो पाया है, यही सही नहीं हो पाया कि बीजेपी में उनकी भूमिका क्या है, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। पहले वो चीजों को समझ लें और ठीक से समझा लें, उसके बाद वो बात करें। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर यहां पर हमला किया है नरेंद्र मोदी ने, तो जवाब आना लाजमी है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस को भी यहां जवाब देना था और सीधे तौर पर उनकी उम्मीदवारी को लेकर यहां सवाल उठाए गए हैं। हमारे साथ अरुण भी बने हुए लगातार। अरुण, जिस तरीके से चिंता तो जाहिर की है नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को लेकर, महिलाओं की स्थिति को लेकर, लेकिन अपने राज्य में, क्योंकि उन्होंने खुद स्वीकारा है कि जिस तरीके से कोख में बच्चियों को मारा जा रहा है, वो हालात गुजरात में भी हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, कैसे महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए आने वाले कदम अब उठाएंगे? क्या इसकी ओर भी उन्होंने ध्यान आकर्षित किया कि सिर्फ वो महिलाओं की तारीफ और उनकी जो कमियां हैं या ये कहें जो उनकी दिक्कतें हैं, सिर्फ उसी की ओर ध्यान आकर्षित करते दिखे? तो देखिए, नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से शुरुआत करी, क्योंकि महिलाओं का फोरम था तो ये जायज था कि वो महिलाओं के ऊपर बोलें। और कहीं ना कहीं उन्होंने महिलाओं के, अगर हम देखें तो हर पहलू की बात की, महिलाओं की तारीफ यहाँ उन्होंने की कि किस तरह से देश की, अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट में महिलाओं के योगदान की कितनी जरूरत है। वहीं उन्होंने बात की कि महिलाओं के साथ कितनी ज्यादती हो रही है। कई महिलाएं तो ऐसी है, कई बच्चे जिन्हें जन्म नहीं मिलता, उससे पहले उन्हें मार दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आज अपना भाषण दिया है, उन्होंने ये कहा है कि हालांकि देखिए, महिलाओं की जब बात उठी कि कई लोगों ने रिजर्वेशन की बात की कि महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए आप क्या करेंगे अगर आपके पास इस तरह की सत्ता आती है, पावर आती है, तो नरेंद्र मोदी ने जो है सीधे तौर पे ये जवाब दिया कि देखिए, मेरा दायरा गुजरात है और गुजरात में मैंने महिलाओं के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा है। हालांकि वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। सीधे तौर पर उन्होंने जो वहां की जो गवर्नर है उनके ऊपर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैंने तो 50% रिजर्वेशन वुमेन को दे दिया, लेकिन उन्होंने उसे जो है वो पारित करने में ढील कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो है वो नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जो है वो महिलाओं को भी यहां पर जो अपनी ओर आकर्षित किया, जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया और महिलाओं से जो अपने बातचीत की, तो वो काफी इंप्रेस लग रही थी मोदी के स्टैंड। और कई महिलाओं ने उनसे सवाल किए कि वो किस तरह से जो है उनकी वीकनेस क्या है। तो नरेंद्र मोदी ने एक और चीज यहां पर कही, उन्होंने कहा कि देखिए, हर इंसान की एक वीकनेस होती है और कहीं ना कहीं मेरी भी कमजोरी है, लेकिन मेरे संस्कार ऐसे हैं, मेरे संस्कार अच्छे हैं, जिसके चलते जो है मैं आज जो कर रहा हूं वो मेरे संस्कार के चलते, जो मुझे मेरे घर वालों ने संस्कार दिए। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो है वो इस फोरम पर जब आए थे तो उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि क्या कुछ कहना है उन्होंने, और महिलाओं की उन्होंने जमकर तारीफ की और महिलाओं की भागीदारी की जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने कही कि देश की, किसी भी देश के विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी होना बहुत जरूरी है। और उन्होंने ये भी कहा कि महिलाएं जो है वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो हर चीज में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो तमाम चीजें उन्होंने कही। उन्होंने कहा है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि फिलहाल अपनी स्टेट में तो जहां पर वो पावर, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से अरुण आपने बताया कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यहां पर दावे तो करते गुजरात के मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं कि पूरे देश का तो नहीं, लेकिन हाँ, अपने प्रदेश में, अपने गुजरात में वो जरूर इन समस्याओं को दूर करने के लिए कदम उठाएंगे। अपनी बात की शुरुआत में आपने जिस तरीके से कहा था कि महिलाएं काफी खुश नजर आई, आप भी जानते हैं कि सिर्फ नरेंद्र मोदी की जो शख्सियत है, जो लोकप्रियता है, सिर्फ युवाओं में नहीं बल्कि जो महिलाएं हैं वो ज्यादा उनकी लोकप्रियता, बहुत बड़ी फैंस हैं। और शायद यही वजह है कि आज जब महिलाओं को लेकर नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तो महिलाएं बेहद खुश नजर आई थी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे विकिलीक्स की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदा सच का साथ निभाया है, झूठे वादे नहीं किए, नहीं जनता को बहकाया है, बिन वादा किए बिजली बिलों को करके माफ दिखाया, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है।
किसानों की पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री ने दूसरे नेताओं की तरह कोरे आश्वासन नहीं दिए, बल्कि किसानों की टीस का एहसास करते हुए प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के 1600 करोड़ रुपए के बकाया बिजली के बिलों की माफी करके एक मजबूत कदम उठाया है और देश में ये अपने किस्म की पहली मिसाल है। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी। किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ जेड और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। तो ब्रेक के बाद सियासत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्वीडिश कंपनी साब स्कैनिया के एजेंट थे? जी हां, विकिलीक्स ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्वीडिश कंपनी का एजेंट उन्हें बताया है। एक अखबार की वेबसाइट पर प्रकाशित लेख में लिखा गया है कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने से पहले स्वीडिश कंपनी साब स्कैनिया से जुड़े हुए थे और कंपनी में उद्यमी की तरह काम कर रहे थे। 70 के दशक में यह कंपनी भारत को युद्धक विमान बेचने की कोशिश कर रही थी। हालांकि भारत से स्वीडिश कंपनी की यह डील फाइनल नहीं हो पाई थी और भारत ने ब्रिटिश फाइटर प्लेन जगुआर को खरीदने का फैसला किया था। उस वक्त राजीव गांधी इंडियन एयरलाइंस में पायलट थे। विकिलीक्स ने इस खुलासे में अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार रह चुके हेनरी किसिंजर का हवाला देते हुए कहा कि स्वीडिश कंपनी के साथ सौदा नहीं हो पाया था और ब्रिटिश जगुआर ने बाजी मार ली थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी को विकिलीक्स के नए खुलासे ने स्वीडिश कंपनी का एजेंट बताया है। तो विकिलीक्स के इस खुलासे के बाद क्या कुछ कहा कांग्रेसी महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता के पार्टी के लोग इस खबर को उछाल रहे हैं, उनको जरा अच्छी तरह से इस विषय पर भी सोच लेना चाहिए कि वो देश की राजनीति को कहां ले जाना चाहते हैं। तब तो ये सच है जो कांग्रेस हमेशा कहती रही है कि पहले देश में संदेह का वातावरण बनाओ, अफवाहें फैलाओ, झूठ का प्रचार करो, एक नफरत का वातावरण फैलाओ, ऐसी परिस्थितियां पैदा करो कि जिसमें इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या हुई थी। फिर तो कांग्रेस का आरोप सही हो जाता है। आखिर क्या चाहते हैं ये लोग? सारी मर्यादा की भाषा भूल जाते हैं। तो बिल्कुल सुना आपने क्या कुछ कहा जनार्दन द्विवेदी ने। विकिलीक्स के खुलासे ने जहां सरकार की चिंता बढ़ाई, कांग्रेस की चिंता बढ़ाई, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष इस मुद्दे को अब जोर शोर से उठा रहा है, इसे लेकर पूरी तरह से कांग्रेस तिलमिलाई हुई नजर आ रही है। हमारे साथ लगातार आशिफ बने हुए हैं। आशिफ, विकिलीक्स के खुलासे ने एक और दांव दे दिया है बीजेपी को, एक मुद्दा दे दिया बीजेपी को, जिससे पुरजोर तरीके से बीजेपी उठाती नजर आ रही है।
सही कह रही है नेहा कि जिस तरीके से बैठे बैठाए विपक्ष को तमाम मुद्दे मिल रहे हैं, उसमें एक मुद्दा और हाथ लगा उसके। आज जिस तरीके से तत्कालीन यहाँ के न्यूज़पेपर ने एक खबर छापी और उसमें कहा कि विकीलीक्स ने ये तमाम दावे किए हैं, जो साफ साबित हो रहा है कि किस तरीके से ये तमाम चीज़ों के पीछे राजीव गांधी का हाथ था। जिस तरीके से उस खबर ने पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल मचाई, उसके बाद अमूमन ही ये बात साफ थी कि कांग्रेस इस पर जरूर रिएक्शन करेगी, और वही हुआ भी। यहाँ कांग्रेस के जो कांग्रेस के महासचिव भी हैं और मीडिया सेल के प्रभारी भी हैं, जनार्दन द्विवेदी, सामने आए और उन्होंने अपनी बात इस तरीके से रखी। सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर ये चीजें क्या हो रही हैं, किस तरीके से एक एक कर लगातार कई मामलों में संलिप्तता की बात कांग्रेस सरकार की आ रही है। आपको पता हो कि कांग्रेस यूपीए 2 सरकार जो है, अभी तक की तमाम पिछली पूर्ववर्ती सरकारों में ये पहली ऐसी सरकार है जिसमें कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 15 घोटाले साफ साफ तौर पे उजागर हुए हैं, और उसमें कहीं ना कहीं से कांग्रेस के ही या फिर कहें कि सहयोगी पार्टियों के केंद्रीय मंत्री की संलिप्तता जाहिर हुई है। जिस तरीके से विकीलीक्स के इस खुलासे ने हलचल मचाई है, उसके पूरे खुलासे पर ही या ये कहें कि विकीलीक्स पर ही उंगली उठा दी है जनार्दन द्विवेदी ने। जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि आखिर इसकी संलिप्तता क्या है, आखिर इसकी सच्चाई क्या है, आखिर इसकी संलिप्तता कहां तक पाई जाती है कि ये सच है, ये सही है। उन्होंने कहा कि मीडिया भी जब ये खबरें निकालती है या ये खबरें छापती है तो उसको इसके तथ्य के भी पता कर लेने की जरूरत महसूस की जानी चाहिए, उसको पता करना चाहिए कि सच क्या है और झूठ क्या है। उन्होंने साथ ही साथ एनडीए के एक बहुत बड़े नेता पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप समझिए कि अगर इस बातों की सच्चाई है तो फिर उन बातों पर भी पर्दा उठना चाहिए जो कहीं ना कहीं से विकीलीक्स ने खुलासा किया है। बिल्कुल जाहिर सी बात है आशिफ, जिस तरीके से कांग्रेस को कहीं ना कहीं पूरी तरह कांग्रेस तिलमिलाई हुई नजर आ रही है, क्योंकि विकीलीक्स ने जो खुलासा किया पहले से ही वो एक बड़ा हमला था, बड़ा खुलासा था, लेकिन अब इस पूरे मुद्दे को जो बीजेपी जिस तरीके से दे रही है, उठा रही है, तो और पूरी तरह से तिलमिला गई है कांग्रेस। लेकिन कह सकते हैं कि खुलासे का जवाब खुलासे से दे रही है यहां पर कांग्रेस। विकीलीक्स का खुलासा होता है, उसके बाद यहां पर जनार्दन द्विवेदी जवाब देते हैं, बीजेपी पर हमला करते हैं कि क्या यह मानकर चला जाए कि सीआईए और अमेरिका की मदद से काम कर रहा है बीजेपी। तो कह सकते हैं कि कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिकरण हो रहा है। इसकी हकीकत क्या है, इस खुलासे में कितनी सच्चाई है, इस बात को जानने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, राजनीतिक बयानबाजियों की रोटी सेकी जा रही है। कहीं भी इस बात की तस्दीक करने की किसी ने कोशिश नहीं की है कि आखिर पूरा माजरा क्या है, पूरा मामला क्या है। आखिर विकीलीक्स बार बार इस तरह के खुलासे करता है तो आखिर उसकी सच्चाई क्या है, आखिर वो इस तरह के अगर खुलासे करने हैं तो एक साथ क्यों नहीं, या फिर ये अगर हम माने कि उसकी सच्चाई पे किसी तरीके से कोई गौर करने की कोशिश की, किसी ने जानने की कोशिश की कि अगर वो कह रहे हैं तो किस तरीके से कह रहे हैं, उनके पास इस बात का सबूत क्या है, किसी ने नहीं जानना चाहा, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। यहाँ सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और अपने अपने नफे और नुकसान की बात कर रहे हैं। बिल्कुल 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 सही कहा आपने आशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब फिलहाल देखते हैं आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है, क्योंकि बैठे बैठाए मुद्दा तो बीजेपी को मिला है, लेकिन इस खुलासे में कितनी सच्चाई है इसे भी जानने की जरूरत है। तो इसी के साथ सियासत में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग के प्रिय बालक बालिकाओं